हेलो सेकेंड ईयर। पिछली क्लास में हमने तटस्थ वक्र के संतुलन की बात करी थी। उसमें ये बताया था कि संतुलन वक्र और कीमत रेखा के माध्यम से किस प्रकार एक उपभोक्ता संतुलन प्राप्त कर सकता है। संतुलन की शर्तें क्या हैं? संतुलन की दो शर्तें बताई थी कि y के लिए x के प्रतिस्थापन की सीमांत दर यानी MRS XY px अपॉन py यानी कीमत x और y की कीमतों के अनुपात के बराबर होती है। ये पहली शर्त थी। और दूसरी शर्त ये बताई थी कि x वस्तु पर व्यय यानी x मल्टीप्लाई पी एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई पी वाई वो बजट के अंदर ही होना चाहिए, तभी एक उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होके यानी उपभोक्ता संतुलन को प्राप्त कर सकता है। उपभोक्ता संतुलन के विवेचन करने के बाद हम कीमत प्रभाव, आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात हम करें कीमत प्रभाव, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्राइस इफेक्ट। कीमत प्रभाव उस प्रभाव को कहते हैं जिसमें उपभोक्ता की मौद्रिक आय स्थिर रहती है और केवल एक वस्तु की कीमत परिवर्तित होती है। मान लीजिए y वस्तु की कीमत स्थिर है और x वस्तु की कीमत बदल जाती है। ऐसी दशा में वस्तुओं की सापेक्ष कीमतें यानी रिलेटिव प्राइस बदल जाते हैं, लेकिन मौद्रिक आय स्थिर बनी रहती है, जैसा कि चित्र में बताया गया है। आप चित्र देखिए। OX पे हमने X वस्तु ली है और OY पे हमने Y वस्तु ली है। शुरू में कीमत रेखा थी MN1 और उसके बाद वो वस्तु सस्ती हो जाती है। यानी ऐसी स्थिति में यानी पहले अगर हम बात करें कि B बिंदु है जहाँ पर X की OP मात्रा है और Y की BP मात्रा खरीदी जाती है। अब इसका हम उल्टा भी ले लेते हैं कि X वस्तु महंगी हो जाती है, यानी अगर महंगी होगी तो पहले की तुलना में वो कम खरीदी जाएगी, यानी कीमत रेखा क्या हो जाएगी MN1। पहले B बिंदु पर संतुलन था और अब हो गया A बिंदु पर संतुलन, यानी तटस्थ वक्र 1 पर आ गया। पहले किस पर था? तटस्थ वक्र 2 पर था। इसके कारण अब समस्त आय x की ऊंची कीमत पर व्यय करने से x की ON के बजाय ON1 मात्रा ही मिलेगी, जो पहले से कम होगी। अब नया संतुलन बिंदु A होगा जहां पर x की OP1 मात्रा y की AP1 मात्रा खरीदी जाती है। A और B एवं ऐसे ही अन्य संतुलन परस्पर मिलाने से कीमत उपभोग वक्र यानी PCC कर्व बनता है, जैसा कि चित्र में बताया गया है। दोनों को संतुलनों को मिलाने पर जो x की कीमत के परिवर्तन के प्रभाव इसके उपभोग पर बतलाता है। अगला हम बात करें मांग की लोच व कीमत उपभोग वक्र। कीमत उपभोग वक्र की आकृति कई प्रकार की हो सकती है। वे क्षैतिज भी हो सकती है, ऊपर का उठा हुआ भी हो सकता है, नीचे का झुका हुआ भी हो सकता है। वह मांग की लोच से इससे गहरा संबंध होता है। कीमत उपभोग के क्षैतिज होने पर मांग की लोच 1 के बराबर, उसके ऊपर जाने पर 1 से अधिक, नीचे झुकने पर 1 से कम होती है, जैसा कि चित्र में बताया गया है। अब चित्र में अब देखिए कि जहां मांग की लोच 1 है, देखिए X वस्तु बताई गई है, Y वस्तु बताई गई है। पहले कीमत रेखा
mn1 थी, अब mn1 हो गई पहले सेकंड पर, अब 1 पर। अब आप देखेंगे कि मुद्रा यानी पहले कितनी मात्रा प्राप्त वो करी थी OF, और अब OE यानी कीमत उपभोग वक्र कैसा है, बिल्कुल क्षैतिज है, यानी क्षैतिज है। ये कब होता है, जब मांग की लोच 1 के बराबर होती है। अब आगे हम दूसरे चित्र के बारे में बात करें। अब दूसरे चित्र में देखिए, यह एक्स वस्तु की लाइन है। पहले कीमत रेखा mn थी, अब कितनी हो गई, mn1 डैश हो गई। और पहले तटस्थ वक्र दूसरा और तटस्थ वक्र पहला, यानी R और S संतुलन दोनों को मिला के कीमत उपभोग वक्र ऊपर की ओर उठता हुआ है, यानी बेलोच है। यहाँ पर लोच कैसी है, बेलोच है, यानी कुल व्यय MQ से घटकर कितना हो जाता है, MP हो जाता है। अब तीसरे डायग्राम की बात करें। तीसरा डायग्राम देखिए, OX अक्ष पर X वस्तु और OY पे मुद्रा की मात्रा। पहले कीमत रेखा क्या थी, MN, अब वो MN डैश। तटस्थ वक्र सेकंड, तटस्थ वक्र संतुलन क्या है, R और S। कहने का तात्पर्य है, जब कोई X वस्तु महंगी हो जाती है पहले की तुलना में वो कम खरीदता है। तो यानी ऐसे स्थिति में पहले OF खरीद रहा था, अब कितनी करा, OE, यानी मांग की लोच 1 से ज़्यादा हो गई है, क्योंकि नीचे झुका हुआ है कीमत उपभोग वक्र। अब दूसरा हम लेते हैं आय प्रभाव। आय प्रभाव में उपभोक्ता की आमदनी की परिवर्तनों का प्रभाव उसके उपभोग पर देखा जाता है, लेकिन साथ में दोनों वस्तुओं के भाव स्थिर बने रहते हैं। अतः दोनों वस्तुओं की सापेक्ष कीमतों में कोई अंतर नहीं होता। नई कीमत रेखा पुरानी कीमत रेखा के समानांतर होती है। यदि आमदनी बढ़ जाती है तो नई कीमत रेखा पुरानी कीमत रेखा से ऊपर की ओर समानांतर होती है। आमदनी के घट जाने पर पुरानी कीमत रेखा से नीचे उसके समानांतर होती है, जैसा कि आगे चित्र में बताया गया है। अब देखिए चित्र देखिए, आय के परिवर्तित होने पर वस्तु की कीमतें स्थिर रहे पर कीमत रेखा देखिए OX पे X वस्तु और OY पर Y वस्तु। आप देखिए पहले कीमत रेखा क्या थी, MN थी। आमदनी बढ़ने पर समानांतर ऊपर की ओर शिफ्ट हो गई, और फिर आमदनी हुई तो ऊपर की ओर शिफ्ट हो गई। और तटस्थ वक्र यहाँ पर 3 बताए गए हैं, और तीनों के संतुलन बिंदु क्या है, Q1, Q2, Q3। अगर तीनों संतुलन को मिला दे तो ये कौन सा होगा, आय उपभोग वक्र, यानी इनकम कंजम्पशन कर्व, जिसे हम ICC के नाम से दर्शाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि आय के बढ़ने पर एक उपभोक्ता S और Y यानी X और Y दोनों के उपभोग में वृद्धि करता है। लेकिन आय उपभोग वक्र की आकृति भी भिन्न भिन्न प्रकार की हो सकती है, जैसा कि आगे के चित्र में बताया गया है। अब इस चित्र में देखिए, OX पे हमने X वस्तु ली है
और ओ वाई पर हमने वाई वस्तु ली है। यहाँ पर 4 इनकम कंजम्पशन कर्व यानी आय उपभोग वक्र बताए गए हैं। ICC 1, ICC 2, ICC 3, ICC 4। 4 यहाँ पर आय उपभोग वक्र हैं, यानी x और y की सापेक्ष कीमतों के प्रत्येक नए संयोग के लिए एक नया आय उपभोग वक्र दिखलाया गया है। ICC 1, ICC 2, ICC 3 सामान्य प्रकृति वाले वक्र हैं, लेकिन ICC 4 वक्र M से आगे क्षैतिज दिखाया गया है। ये M है, यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है। इसका अर्थ है कि उपभोक्ता जो जो धनी होता जाता है वाई वस्तु की स्थिर मात्रा का उपभोग करना लगता है। स्थिर वस्तु कोई भी हो सकती है, अनिवार्य वस्तु जैसे अनाज, गेहूं, क्योंकि इससे ज़्यादा वो खर्च ज़्यादा, यानी आय बढ़ने पर अगर 2 रोटी खाता है 3 रोटी, उससे ज़्यादा वो खर्च खा नहीं पाता। जो दूसरा डायग्राम है वो आप देखिए। दूसरे डायग्राम में OX पे X वस्तु, OY पे Y वस्तु, यहाँ पर 2 उपभोग वक्र हैं, ICC 1, ICC 2, या ICC 4 भी बोल सकते हैं, ICC 5। ICC 5 वक्र N के बाद दाईं ओर झुकता है और ICC 6 वक्र L के बाद बाईं ओर झुकता है, दाईं ओर झुकता है। इसका आशय है ICC 5 पर उपभोक्ता N के बाद X का उपभोग घटा देता है, क्योंकि उसके लिए वह वस्तु घटिया हो जाती है। ICC 6 में L के बाद Y वस्तु घटिया हो जाती है। इस प्रकार ICC 5 पर N के बाद और ICC 6 में L के बाद वस्तु के लिए आय प्रभाव ऋणात्मक हो जाता है। अब आप देखेंगे आगे है प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव उस प्रभाव को कह सकते हैं जिसमें 2 वस्तुओं की सापेक्ष कीमतें इस प्रकार बदल जाती हैं कि उपभोक्ता न तो पहले से ज़्यादा अच्छी स्थिति प्राप्त करता है, न ही वो पहले से बुरी स्थिति में आता है, बल्कि उसे नई सापेक्ष कीमतों के अनुसार दोनों वस्तुओं की अपनी खरीद की मात्राएं बदलनी पड़ती है। इसका अर्थ है कि उपभोक्ता एक ही वक्त पर बना हो रहता है, एक ही वक्र पर, एक ही तटस्थ वक्र पर बना रहता है, केवल उसकी X और Y की खरीद की मात्राएं बदल जाती हैं। इस संबंध में कई प्रकार की स्थितियां देखने को मिलती है। मान लीजिए X की कीमत बढ़ जाती है, साथ में उपभोक्ता की मौद्रिका इतनी बढ़ जाती है कि उसी तटस्थ वक्र पर बना रह सकता है और उसके लिए कुल संतोष में कोई अंतर नहीं आता। इसी प्रकार मान लीजिए X की कीमत घट जाती है और उपभोक्ता की मौद्रिक आय भी घट जाती है, तो वो उसी तटस्थ वक्र पर बना रहता है। यानी प्रतिस्थापन प्रभाव की विशेषता यह है कि इसमें उपभोक्ता की वास्तविक आय स्थिर रहती है और उपभोक्ता एक ही तटस्थ वक्र पर बना रहता है, जैसा कि चित्र में बताया गया है। देखिए OX पे X वस्तु है और OY पर Y वस्तु है। स्टार्टिंग में कीमत रेखा MN है। अब जहाँ पर वो Q बिंदु पर संतुलन प्राप्त करता है, यानी एक तटस्थ वक्र है। अब मान लीजिए X वस्तु सस्ती हो जाती है, यानी पहले से अधिक मात्रा में खरीदता है, और Y वस्तु महंगी हो जाती है, पहले से कम मात्रा में खरीदता है। ऐसी स्थिति में तटस्थ वक्र कीमत रेखा क्या हो जाएगी, M-N1।
तो ऐसी स्थिति में वो Q1 बिंदु पर संतुलन प्राप्त करेगा, यानी सस्ती वस्तु ज़्यादा खरीदेगा, महंगी वस्तु कम खरीदेगा। लेकिन तटस्थ वक्र एक पर बना रहता है, केवल कीमतों की अनुपात, मात्रा में अनुपात, यानी x और y की मात्रा के अनुपात बदल जाता है। x सस्ती होने पर उसे ज़्यादा खरीदेगा, y महंगी होने पर उसको कम खरीदेगा, लेकिन संतुष्टि का स्तर समान बना रहता है। थैंक यू।